नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई पर लगे हैं गंभीर आरोप और इन्हीं दागों को धोने के लिए सरकार ने न सिर्फ अस्थाना, जो कि सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर थे, उनको हटाया, बल्कि आलोक वर्मा यानी अब सीबीआई के डायरेक्टर को भी हटा दिया गया है। विपक्ष कह रहा है ये सरकार क्या कर रही है। दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। जैसा किसी ने सोचा नहीं था वो हो गया, जो अब तक नहीं हुआ था वो हो गया। जिस सीबीआई के नाम से ही अपराधी थरथराने लगते थे, जिस सीबीआई के छापे के नाम से ही लोगों की नींद उड़ जाती थी, उस सीबीआई के 2 अफसरों की जंग ने सीबीआई को मजाक बनाकर रख दिया। केंद्र सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए आधी रात तगड़ा एक्शन ले लिया। रिश्वतखोरी के विवाद में फंसे सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और सीबीआई के नंबर 2 अफसर राकेश अस्थाना दोनों को हटा दिया। सीबीआई की छवि पर दाग लगाने वाले दोनों शीर्षस्थ अफसरों को सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया। केंद्र सरकार ने सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को जांच एजेंसी का अंतरिम डायरेक्टर बना दिया। आधी रात केंद्र सरकार ने सीबीआई के शीर्षस्थ अफसरों को नाप दिया और सुबह हुई तो विपक्ष ने हंगामा काट दिया। सरकार ने सीवीसी के निर्देशों का हवाला दिया और कहा कि मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। लेकिन इस सुपरिटेंडेंस प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो रहा है, यह पावर सीवीसी का है। केंद्र सरकार ने सीबीआई पर लगे कलंक को धोने के लिए उसकी पूरी इंजीनियरिंग कर डाली। 14 अफसरों को इधर से उधर कर डाला। केंद्र सरकार ने सीबीआई के 13 अफसरों को इधर से उधर किया है। राकेश अस्थाना के खिलाफ केस की जांच कर रहे डिप्टी एसपी अजय बस्सी का तबादला पोर्ट ब्लेयर के लिए कर दिया गया है। एडिशनल एसपी एसएस गुरूम का तबादला जबलपुर के लिए कर दिया गया है। एसएस गुरूम पर आरोप है कि उन्होंने निलंबित और गिरफ्तार डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार पर जबरन सादे कागज पर दस्तखत करने का दबाव बनाया था। डीआईजी मनीष सिन्हा को सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है। साथ ही उनका तबादला नागपुर के लिए कर दिया है। आलोक वर्मा के करीबी ज्वाइंट डायरेक्टर एके शर्मा का तबादला एमडीएमए में कर दिया गया है। राकेश अस्थाना के करीबी ज्वाइंट डायरेक्टर ए साई मनोहर का तबादला चंडीगढ़ के लिए कर दिया गया है। इसके साथ ही राकेश अस्थाना के खिलाफ केस की जांच के लिए 3 अफसरों की टीम बना दी गई है। ये तीनों अफसर हैं एसपी सतीश डागर, ज्वाइंट डायरेक्टर वी मुरुगन और डीआईजी टी अरुण गौबा। लगे हाथ आपको सीबीआई की साख को बट्टा लगाने वाले अधिकारियों की कलंक कथा भी बताए देते हैं। दरअसल राकेश अस्थाना और उनकी टीम के एक डीएसपी पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। वहीं अस्थाना का आरोप है कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने ही 2 करोड़ रुपए की घूस ली है। सरकार ने सीबीआई के नंबर 1 और नंबर 2 अधिकारियों को जांच एजेंसी से बाहर का रास्ता दिखाया तो आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। उधर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गुजरात कैडर के अफसर राकेश अस्थाना को बचा रही है। इसलिए ये बिल्कुल गैर कानूनी काम किया गया और सिर्फ इसलिए किया गया है कि भाई राकेश अस्थाना को प्रोटेक्ट किया जाए। सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी रातों रात बदल दी गई हैं उनको हटाने के बाद, और उसके बाद कि ये राफेल का इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत सीरियस कंप्लेंट जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य आरोपी हैं राफेल की दी थी सीबीआई डायरेक्टर को। 2 अफसरों की जंग को लेकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की साख पर बट्टा लग रहा था तो सवाल भी उठ रहे थे। केंद्र सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीबीआई की पूरी टीम ही बदल डाली, लेकिन अब यह मामला राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। सरकार की मंशा पर सवाल उठने शुरू हो गए। चौकीदार ने अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले और कल रात चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया, क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी। एक ऑफिसर जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे और सीबीआई ने अपने वेबसाइट पर उस एफआईआर को भी अपलोड कर दिया, पूरे चार्जेस बता दिए, तो बजाय उसके कि मिस्टर मोदी जो कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो क्यों एक करप्ट ऑफिसर को बचाने पे लगे हुए हैं? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है
न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा किया था, लेकिन उनके राज में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को ही लोग करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहने लगे हैं। बट्टा सीबीआई की साख को लगा है तो कीचड़ के छींटे मोदी सरकार के दामन पर भी पड़े हैं। मनीष कुमार पांडे के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी, आरोप कितने संगीन, एक तरफ करप्शन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो दूसरी तरफ गैंग्स ऑफ सीबीआई। जी हां, गुटबाजी और भ्रष्टाचार के इन्हीं संगीन इल्जामों के बीच अभिषेक मनु सिंघवी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर सवाल जवाब करेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो इस पर कहा जा रहा है, अरुण जेटली ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आखिर क्यों सीबीआई के नंबर 1 और नंबर 2 डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। आपको सुना देते हैं अभिषेक जी, फिर उसका रिबटल आप दीजिएगा जो जेटली साहब ने कहा है कि इन आरोपों की जांच ना तो ये दो अधिकारी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पे स्वयं आरोप है, और न ही इनकी सुपरविजन में कोई एजेंसी कर सकती है। इसलिए जब तक इसकी जांच होगी, टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी ऑफ द सीबीआई and in the interest of fairness purely as an interim measure, they will sit out by going on leave for a certain period of time. It's an interim measure. And an SIT not functioning under either of these two officers will investigate the case. अभिषेक मनु सिंघवी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है क्योंकि पद पर रहते हुए जांच अगर होगी तो वो प्रभावित हो सकती है, फेयर जांच हो, इसलिए हमने ऐसा किया है और ये एक इंटरिम ऑर्डर है। क्या है आपका जवाब इस पर? देखिए अंजना जी, हर वक्तव्य जो आता है सरकार से और जो आपको ज्ञान दिया जाता है, उसमें सरकार और दलदल में फंसती है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, ये आपको बहकाने, बरगलाने और कंफ्यूज करने के तौर तरीके हैं। मैं आपसे एक चीज़ सरल पूछना चाहता हूँ कि आपने ये फ्रॉडुलेंट इक्विवेलेंस, ये बराबरी का इक्वेशन कहाँ से बनाया? सरकार से पूछ रहा हूँ मैं, आपसे नहीं। चोर के पीछे कोतवाल पड़ा है, ये चोरी के आरोप 2014 के पहले हैं, उसके बाद जब मैं आपको नियुक्त करता हूं तब लिखित दिए गए हैं, और अब 164 के मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में मैंने चोरी के आपके आरोपों का पुष्टिकरण किया है। ये तो हुआ जहां तक नंबर 2 का सवाल है। जब मैं पुलिस के तौर पे चोर के पीछे पड़ता हूं तो चोर आरोप लगाता है, प्रत्यारोप कोतवाल के ऊपर, उसके बाद अभी हाल में, और आप ज्ञान देने के लिए आके बताते हैं देश को कि दोनों बराबर है। जब चोर कोतवाल के पीछे लगाएगा आरोप तो वो भी बराबर है, तो दोनों को हटा दो। अरे भाई, अभी 1.5 साल नहीं हुआ, आपने इसी सीबीआई डायरेक्टर को उच्चतम न्यायालय, प्राइम मिनिस्टर और प्रतिपक्ष के साथ चुना, तब कोई ऐसा आरोप था? आज चूंकि मैं आपको पकड़ने वाला हूं और आप आरोप लगाते हैं कि पुलिस अफसर जो मुझे पकड़ने वाला है वो खुद भ्रष्ट है, तो तीसरा आदमी आगे कहता है कि दोनों को हटा दो, किसी तीसरे को लगा दो। अभिषेक जी, नंबर 2, यहाँ ये मजाकिया जो ज्ञान मिल रहा है आपको, इसका कारण एक ही है। इसका कारण है कि आपको दखलंदाजी की जाए तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में दखलंदाजी की। एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फौजदारी, और बीच में प्रधानमंत्री आते हैं, सरकार आती है और कहते हैं कि कोतवाल को भी हटा दो और अभियुक्त को भी हटा दो, और तीसरा आदमी हमारे अनुसार इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन अभिषेक जी, अंडमान से लेके उड़ीसा, ये जो आप अभियुक्त और कोतवाल कह रहे हैं, कर देगा एक दिन में। ठीक है, ये जो आप अभियुक्त और कोतवाल कह रहे हैं, ये भी तो सर अनप्रेसिडेंटेड है ना, कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, और इसीलिए इस पर अभी अरुण जेटली ने क्या कहा है आपको छोटा सा सुना देते हैं, जिस पर आप जवाब दीजिएगा। स्पेशल डायरेक्टर का एक आरोप डायरेक्टर के ऊपर है, सीबीआई का आरोप स्पेशल डायरेक्टर के ऊपर है। तो सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, उन दोनों पे
आरोप हैं। अब इसकी जांच कौन करेगा? सीबीआई का जो एक्ट है उस कानून के तहत जी यही बात वो कह रहे हैं कि डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि जो अभियुक्त सपोजिटली स्पेशल डायरेक्टर है सर, वो आपको नहीं अंजना भाता। जी, आप शायद मेरी बात नहीं सुन रही हैं। हाँ, इस पर आपका जवाब। नहीं, आप समझ नहीं है बात मेरी, आज सुन नहीं रही। जरा मेरा कृपा करके निवेदन है, आप जरा सुन लें। मैंने इसी का जवाब दिया लेकिन सुना नहीं किसी ने, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं जो ज्ञान दे रहे हैं। हमारी बात भी सुन ली, हम छोटे आदमी हैं। वो बात ये है सरल, किसने लगाया आरोप, कब लगाया डायरेक्टर के ऊपर, ये बताइए ना मुझे आप। जिसका स्पेशल डायरेक्टर का जिक्र किया आपने, इनके ऊपर आरोप है गुजरात से लेकर। जब इनकी नियुक्ति हुई 3 साल पहले, 2 साल पहले, तभी आरोप था लिखित रूप से। उसको नजरअंदाज करके आपने आरोप उनको नियुक्त किया, और अब एक नई तफ्तीश में 164 के स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड आरोप है। ये तो हुआ आरोप नंबर 2 पे। हाँ। यहां तक तो आप मेरे साथ हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि नंबर 1 पे आरोप कहां है? जब नंबर 2 पे ये आरोप सब लग गए तो जो चोर है वो कोतवाल पे आरोप लगाता है ओरल, और वो जो आरोप लगाता है उसको आप बराबर मान लेते हैं। इसको कहते हैं फ्रॉडुलेंट इक्विवेलेंस, झूठी बराबरी। क्योंकि जब तक आप ये झूठी बराबरी का ज्ञान नहीं देंगे तब तक आपको आधार नहीं मिलता दोनों को हटाने के लिए। लेकिन और अभिषेक दोनों को जी, क्यों हटा रहे हैं आप? जो आपकी आप मुझसे तफ्तीश पूछ कर रहे रहा हैं हूं, उसी पर पूरी मैं जवाब दे रही हूं। ऑर्गेनाइजेशन आपकी तफ्तीश कर रही जी, है, जी। आपको बचाना है तो हटा दिया। कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ। आलोक वर्मा के खिलाफ पहले ही सीवीसी में एक और एक शिकायत चीज और, थी और जी, एक सीवीसी मिनट, उस और पर संक्षेप में बोल रहा हूं। कागजात मांग रहे थे, लेकिन आलोक वर्मा उन कागजात के साथ जवाब नहीं दे रहे थे, ये उनका कहना है। कभी नहीं थी, कैसे हो सकती है? यही तो नहीं बता रहे हैं आपको, ज्ञान में अधूरा ज्ञान है ये। आलोक वर्मा नियुक्त हुए हैं प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की समिति में 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले से लेके अभी तक कोई आरोप नहीं आया सामने। हालांकि ये जब उनका वर्जन है, सीबीआई वो ने कहते हैं कि आपके ऊपर शिकायत आरोप लगाया तो ठीक आपने है, प्रत्यारोप लगा दिया। ठीक है। अब और अगर ऐसा है और तो आपको मैनिफाइड बचाने दिखता के है। लिए लेकिन जो शिकायत, तीसरी अगर बात, शिकायत थी तो जो समिति बनाई, नहीं एक मिनट, ठीक है, नहीं एक मिनट, सरकार तो यही है ना, एक मिनट, सरकार तो यही है। उस समिति जिसके प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष, उनके सामने कहाँ रखा आरोप? किसी ने रखा आलोक वर्मा के? और अगर रखा होता तो वो कैसे नियुक्त होते? सरल बात है ये। उनका ये कहना है। फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट हो रही है क्योंकि इसका आधार बन रहा है। और दूसरी बात, हाँ सर, बोलिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपने इस पर भी बोलिए। बहुत अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। आपका ये कहना है कि सरकार नहीं हटा सकती है, सरकार नहीं पावर्स ले सकती है सीबीआई के डायरेक्टर का। इस पर भी जवाब दिया अरुण जेटली ने, वो छोटा सा सुन लीजिए, फिर उस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 1 सेकंड बस। जैसे इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सीवीसी के पास है, अन्य विषयों का सुपरिटेंडेंस का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर पास किया है, इट इज ओनली टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन of the CVC. It is important for every person. And when I say every person, not only the government, not only the citizens of India, but also India's opposition. ठीक है, अब इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जी आपका रिस्पॉन्स है। वो कहते हैं कि सरकार हटा सकती है। तो अब आपने सुन लिया। अब ये कितना ज्ञान, ये भी कितना अधूरा, कितना गलत, कितना बहकाने और भड़काने वाला है, इसका भी सुन लीजिए आप। उच्चतम न्यायालय ने 1998 में कहा 3 शर्तें: स्वायत्त होगा, निष्पक्षता होगी, नियुक्त सिर्फ एक समिति द्वारा होंगे उच्च स्तरीय, और तीसरी बात 2 वर्ष तक इनको आप छू नहीं सकते, और चौथी बात इनको स्थानांतरण करने के लिए भी उसी समिति की अनुमति चाहिए। ये कब कहा? 98 में। 2014 में इसके आधार पे पार्लियामेंट ने, संसद ने पूरा कानून बदला और अनुच्छेद 4A और 4B लाए सीबीआई एक्ट में, जहां पर यही चारों बातें दोहराई गई। 2014 के बाद सीबीसी एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ कि सीबीसी एक्ट इन 2 प्रावधानों को ओवरराइड करेगा।
यानी ये प्रावधान लेटर थे, स्पेशल थे और स्थानांतरण और नियुक्ति के बारे में थे और इंटरफेरेंस के बारे में थे। पुराना चला आ रहा है सीवीसी एक्ट में सेक्शन 8, जिसका कोई सरोकार नहीं इस ज्ञान के बावजूद। उसमें लिखा है कि जनरल आम पावर जो होता है सुपरिंटेंडेंस का, वो है सीबीआई के ऊपर। वो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई तीसरा याचक आरोप लगाए कि भाई सीबीआई ठीक से काम नहीं कर रही है या उनकी नियुक्तियां या एचआरडी वगैरह उनको देखा जाए, पीएन्स को जी। लेकिन इसमें कहीं भी 8 में 8 के द्वारा 8 के द्वारा अगर आप नकार सकते हैं आपकी नियुक्ति, मैं आपको नियुक्त करता हूं आज, 4 दिन बाद सीवीसी कहता है कि मैंने ट्रांसफर नहीं किया जी। मैंने आपको नियुक्त नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूं घर बैठ जाओ और किसी और को नियुक्त कर देता हूं, और वो उल्लंघन नहीं है इसका, तो क्या कानून पागल है? इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन शोभा देता है सरकार बात कही है सर, और वक्त एक की इतने जरा वरिष्ठ सी कमी वकील है, को। आपको टोक रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने अपनी बात कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक मनु सिंघवी जी, ये सीधे कहते हुए कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अब अंतिम फैसला तो शुक्रवार को होगा जब सर्वोच्च अदालत में इसकी सुनवाई होगी। राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। 70 ट्रक पत्थर अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है और कारीगरों को ऑर्डर भी आगे के लिए दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। बनेगा। छत्तीसगढ़ ने शुरुआत कर दी है। केंद्र और आपकी ओर से क्या प्रयास हो रहे हैं? क्या सामूहिक कोई प्रयास होगा या फिर अदालत का फैसला? बहुत शीघ्र आपको सब कुछ देखने को। मुसलमान भाई जो भी भारत में हैं, वो प्रभु श्री राम के वंशज हैं, वो मुगल के वंशज नहीं हैं। संघ का कार्य तो हिंदू संगठन का कार्य है। क्या अब अयोध्या में राम मंदिर बनने का वक्त आ गया है? क्या अब राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पर सरकार से कानून बनाने की मांग की। फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी ने मंगवाए 70 ट्रक पत्थर। जल्दी ही अयोध्या पहुंचने वाले हैं पत्थरों से भरे 70 ट्रक। वीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए कारीगरों को दिया ऑर्डर। वीएचपी ने मंदिर निर्माण की तैयारियों को आगे बढ़ाया। वीएचपी ने कहा अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आजकल अयोध्या की फिजा में सब कुछ बदला बदला सा है। आगंतुक और पर्यटक कार सेवकपुरम का रुख कर रहे हैं, जहां उनका स्वागत श्री राम के भजनों से हो रहा है। मंदिर बनाने की हलचलें तेज हैं और इसी बीच मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने 70 ट्रक पत्थरों का ऑर्डर दे दिया। बताया जा रहा है कि वीएचपी की कई कारीगरों से भी बात चल रही है ताकि 3 मंजिला भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। लगभग 70,000 घनफुट पत्थर जो है वो अयोध्या पहुंचना चाहिए और इसके लिए हमारे जो शीर्ष पदाधिकारी हैं वो लगातार राजस्थान की जो खदान है उनसे संपर्क, जो भेजने वाले लोग हैं उनसे संपर्क में हैं और इस प्रकार से एक प्रक्रिया जो है वो जो चलनी चाहिए राम मंदिर को लेकर निर्माण के निमित्त वो चल रही है। हम आपको बता दें कि दिसंबर 2015 में 2 ट्रक पत्थर आने के बाद अखिलेश सरकार ने अयोध्या पत्थर लाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन यूपी में योगी सरकार के आते ही पत्थरों की खेप दोबारा मंगवाना शुरू कर दी। अब वीएचपी ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 70 ट्रक पत्थर मंगवाए हैं। श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया जा चुका है। वीएचपी के हिसाब से 67% काम पूरा हो चुका है। अब 33% काम बचा है। अब जो है जो मंदिर निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पत्थर हैं उसकी नक्काशी का काम जो है वह अभी तो उसी प्रकार से चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो पत्थर शेष वहां पर पड़े हुए हैं राजस्थान में उनको लाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, क्योंकि बरसात के कारण उन पत्थरों को रोका रखा गया था। 2013 में अखिलेश सरकार ने रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद से आना प्रारंभ हुआ और वह प्रक्रिया चलती रही, लेकिन बरसात के कारण जो है वह रुक गया। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजरें टिकी है 29 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर शुरू होने वाली सुनवाई पर। राम मंदिर के पक्षकार फैसला अपने हक में आने की उम्मीद कर रहे हैं। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि या मंदिर बने, ये अच्छी बात है।
पर कैसे बने ये भी अनुकूल होना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ही सिद्धांतों से। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो, आम बातचीत में सबकी सहमति हो, भाईचारा, प्यार, सौहार्द, इन चीजों के आधार पर मंदिर बने, बहुत अच्छा संदेश जाएगा। अभी दौरे करेंगे, कार्यशाला दिखाएंगे, ये सब चलेगा, क्योंकि भाजपा को मंदिराइटिस की बीमारी लगती है चुनाव के पहले, और उसी में ये सब करते हैं। सीधा सा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने सुनवाई होनी, जो फैसला हो दोनों माने हैं उसे, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है अगर तो बातचीत। हम आपको बता दें कि राम मंदिर किस तरह का होगा, इसका मॉडल अयोध्या की कार्यशाला में रखा हुआ है और उसी के मुताबिक पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। बीएचपी के मुताबिक राम मंदिर की पहली मंजिल की तैयारी पूरी हो चुकी है, दूसरी और तीसरी मंजिल का काम होना बाकी है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। क्या अब राम मंदिर बनाने का वक्त वाकई आ चुका है? आखिर क्यों ये हड़बड़ी इस वक्त दिखाई दे रही है? क्या शीतकालीन सत्र के पहले बीजेपी इस पूरे मुद्दे को और भी सामने लाना चाहती है? क्योंकि एक तरफ तो ये बीएचपी का जोश, 70 ट्रक पत्थर, दूसरी तरफ बयानबाजी, चाहे मोहन भागवत हो आरएसएस की तरफ से, गिरिराज सिंह या योगी आदित्यनाथ। मंदिर को लेकर जो है एक बार माहौल गरमाया हुआ है योगी जी, कब बनेगा मंदिर? भाई, छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है, तो ननिहाल ने कार्य शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि घर में भी कार्य जरूर होगा। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस बयान को जरा दूर तक देखिए, देर तक सोचिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के सामने तीनों राज्यों में अपनी जमीन बचाने की चुनौती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का पर्चा भरवाने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजा गया, यानी बीजेपी एक बार फिर धर्म मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। एक बार फिर बीजेपी का बेड़ा पार कराने का जिम्मा भगवान श्री राम के कंधों पर आ पड़ा। मंदिर कब बनेगा? छत्तीसगढ़ ने शुरुआत कर दी है। केंद्र और आपकी ओर से क्या प्रयास हो रहे हैं? क्या सामूहिक कोई प्रयास होगा या फिर अदालत का फैसला? बहुत शीघ्र आपको सब कुछ देखने को। सर, योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं उसका तो बस दो ही मतलब है। पहला ये कि चुनाव करीब आते ही हमेशा की तरह बीजेपी राम राम का नाम जपने वाली है, और दूसरा ये कि बीजेपी के पास अयोध्या में राम मंदिर का कोई सीक्रेट प्लान है। पिछले दिनों जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी खेमे से मंदिर को लेकर बयान आए हैं, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता, सहयोग से बनता, समन्वय से बनता, सबके सहयोग से बनता, लेकिन राजनीति आ गई बीच। और इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सहयोगी संगठन के नाते हम कहते हैं नहीं, राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। ये ऐसे है, और इस प्रकरण को केवल लंबा करने के लिए जो हस्तक्षेप चले हैं, वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। मुसलमान भाई जो भी भारत में हैं, वो प्रभु श्री राम के वंशज हैं, वो मुगल के वंशज नहीं हैं। उनसे निवेदन है कि शिया की तरह वो भी 2 कदम आगे बढ़ें। अधिसंख्यक मुसलमान राम मंदिर के पक्ष में है, जो आड़े आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो भी आगे आएं। अगर नहीं आएंगे तो हिंदुओं के मन में नफरत होगा, अगर वो नफरत ज्वाला में परिवर्तित हो जाएगा तब क्या होगा? बीजेपी को पता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी थिंक टैंक को पता है कि अब राम के नाम पर जनता को बहलाना आसान नहीं है। भगवान राम के प्रति आस्था की वजह से जो लोग बीजेपी को वोट देते रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि रामलला अयोध्या टाट में है और बीजेपी के लोग सत्ता के ठाट बाट में। बात सिर्फ 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की ही नहीं, 2019 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या बीजेपी ने मंदिर को लेकर कोई प्लान बना लिया है? तो क्या गिरिराज और योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट लिखकर ऊपर से आई है? नहीं, उसकी शुरुआत हो चुकी है।
ये तो योगी जी को ही जानकारी होगी, लेकिन राम मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी हो, ये देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जनता के हित में है। बीजेपी के अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक बीजेपी ने तय कर लिया है कि 2019 में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी सांसदों को 2019 से पहले मंदिर पर माहौल बनाने को कहा गया है। बीजेपी के सांसद बीएचपी के मंदिर बनाओ वाले ज्ञापन पर दस्तखत करेंगे। बीएचपी का मंदिर बनाओ वाला ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। बीजेपी के तमाम सांसद कानून लाकर राम मंदिर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। 31 जनवरी को इलाहाबाद में धर्म संसद हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उसमें हिस्सा लेंगे। इलाहाबाद की धर्म संसद में राम मंदिर का बड़ा ऐलान हो सकता है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में राम मंदिर निर्माण पर बिल पेश कर सकती है। हालांकि इस बिल पर विपक्षी ही नहीं, एनडीए के सहयोगी दल भी सहमत नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अगर सरकार राम मंदिर निर्माण पर अध्यादेश लाती है तो भी उसके लिए फायदे का सौदा है। मंदिर बने या न बने, मंदिर का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक रंग जरूर पकड़ेगा। यही तो बीजेपी भी चाहती है। रायपुर में सुनील नामदेव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पेटीएम के मालिक से 20 करोड़ की फिरौती मांगने वाली उसकी सेक्रेटरी आखिरकार गिरफ्तार हो गई है। सीक्रेट डेटा पहले चोरी की और फिर उसे लीक करने की धमकी देकर वो ये फिरौती मांग रही थी। क्यों किया उसने ऐसा, देखिए इस रिपोर्ट में। पेटीएम के मालिक से 20 करोड़ की रंगदारी के मामले में अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। नोएडा पुलिस पेटीएम के मालिक विजय शेखर की सेक्रेटरी सोनिया धवन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पेटीएम कंपनी के मालिक का आरोप है कि सोनिया, उसके पति रूपक जैन और देवेंद्र ने उनका पर्सनल डेटा चोरी करके उन्हें ब्लैकमेल किया और चौथे शख्स के जरिए 20 करोड़ की फिरौती भी मांगी। क्यों सोनिया धवन ने 360 बनाया है। शी इज द पिलर ऑफ द कंपनी। और जितने भी विजय शेखरन सारा कुछ बोल रहे हैं, सामने आए, हिम्मत है तो बात करें। बाकी जो भी अपडेट है जल्द ही जल्द 2 दिन के अंदर। सूत्रों का कहना है कि विजय शेखर की पर्सनल सेक्रेटरी सोनिया धवन एक नई कंपनी खड़ी करना चाहती थी। पुलिस को पेटीएम कंपनी के पर्सनल डेटा और गोपनीय डेटा वाली एक हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव मिली है। बिल्कुल इनोसेंट है। 1 महीना पहले वाइस प्रेसिडेंट बनाते हो और 2 दिन के अंदर एक्यूज बना देते हो और पूरा मीडिया में डाल देते हो। तुम्हारे पास पैसे की ताकत है, तुम चोर हो। पुलिस का कहना है कि सोनिया और उसका पति प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। इसी वजह से सोनिया ने 20 करोड़ की फिरौती का प्लान बनाया। वैसे आपको बता दें कि सोनिया की सैलरी 70 से 80 लाख रुपए है। अनुज मिश्रा, नोएडा आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें, अपने मोबाइल पर हमारे ऐप को डाउनलोड करें, आजतक.in पर जाएं और यूट्यूब पर न्यूज तक को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।